नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मार्च का मंथ बहुत ज़्यादा खास होता है क्योंकि मार्च के मंथ में ही बच्चों की एग्ज़ाम्स होती है और जो लोग रिटायरमेंट की एज में हैं उनको रिटायरमेंट भी मार्च के एंड में ही दिया जाता है। तो यदि आप भी इस मंथ रिटायर्ड हो रहे हैं तो आज का मेरा वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि रिटायरमेंट की स्पीच या फेयरवेल की स्पीच कैसे देनी चाहिए और कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो धूप ही बेहतर थी इस छाँव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी ये रूह जलाती है। रिटायरमेंट, फेयरवेल एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हम सभी भावुक हो जाते हैं। सभी की ज़िंदगी में ये पल ज़रूर आता है जब वो रिटायर्ड होते हैं और उनको उस समय कुछ कहना होता है। ये एक ऐसा समय होता है कि चाहे हम कितने ही अच्छे वक्ता हों, चाहे हमारा शब्दकोश कितना ही अच्छा हो, लेकिन इस समय हम सभी भावुक हो जाते हैं और इस समय कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको अपनाकर आप इस समय, इस दिन भी बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हैं और कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आपको सभी आजीवन याद रखें। आप अपनी स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हाथों में कशकोल, जुबां पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। दोस्तों, आज मेरे सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपने जो ये शानदार आयोजन किया और मुझे इतना सारा सम्मान और प्यार दिया, उसे देखकर मैं निशब्द भी हूँ, भावुक भी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। आज मेरी आँखों के सामने से बीते पिछले 30 वर्ष जैसे क्षण भर में ही गुजर गए। इन 30 वर्षों में मैंने अपने बड़े अधिकारियों से बहुत कुछ सीखा है और वो सीख भी आज मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जो मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं और जो मेरे मध्यस्थ कर्मचारी हैं, उनने भी हमेशा मुझे सहयोग दिया। जो भी मैंने कहा उसका उन्होंने पालन किया। कई बार मैंने कुछ कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो सब व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ काम की वजह से था और काम के दौरान कई बार हमें सख्त होना पड़ता है। मुझे आज भी याद है जब आज से 30 वर्ष पहले मैंने इस संस्थान में कदम रखा था, तो उस समय मेरी सबसे पहले मुलाकात मिस्टर दुबे से हुई थी, जो कि उस समय हमारे बॉस थे। मिस्टर दुबे ने ये बताया कि ये एक संस्थान नहीं है बल्कि ये एक परिवार है। उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। धीरे धीरे ये संस्थान कब मेरे परिवार का हिस्सा बन गया, मुझे ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। कहते हैं कि लगातार 3 हफ्तों तक यदि कोई काम किया जाए तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। मैं तो पिछले 30 वर्षों से इस संस्थान से जुड़ी हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, ये मेरी आदत बन चुकी है। विदाई का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि अब मेरा यहाँ से नाता बिल्कुल टूट रहा है, ये संभव नहीं, क्योंकि ये मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं यहाँ से विदा ज़रूर हो रही हूँ, लेकिन मेरी सेवाएं, मेरा सहयोग, मेरा साथ और मेरा प्यार हमेशा इस संस्थान के लिए बना रहेगा और मैं इससे हमेशा आजीवन जुड़ी रहूंगी। पिछले कई वर्षों से हमारे संस्थान ने निरंतर उन्नति की है। हमने कई मुश्किलों का भी सामना किया, खास करके जो कोरोना का समय था, जो मुश्किल घड़ी थी, उस समय भी हमारा संस्थान डट कर खड़ा रहा और इस मुश्किल का सामना करता रहा। हम सभी ने मिलकर इस संस्थान को आगे बढ़ाने में हमेशा सहयोग दिया। मैं चाहूँगी कि भविष्य में भी ये संस्थान ऐसे ही निरंतर उन्नति करता रहे और बुलंदी पर पहुँचने के साथ साथ लंबे समय तक इस बुलंदी पर ठहरे, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। तो मेरा विश्वास है कि ये संस्थान इस बुलंदी पर पहुंचने के बाद लंबे समय तक इस बुलंदी पर ठहरेगी भी। कुछ लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट यानी कि जीवन का अंत। मेरा ये मानना है कि ये मेरे जीवन की नई पारी की शुरुआत है। अभी तक मेरे पास समय नहीं था, जिम्मेदारियां थी, लेकिन अब मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हूँ।
तो मुझे लगता है कि अब मैं अपना समय अपने परिवार को दे सकती हूँ। अभी तक मेरे परिवार को ये शिकायत थी कि मैं उन्हें समय नहीं देती, लेकिन अब मैं अपने परिवार को भरपूर समय दे सकती हूँ। साथ ही मैं इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से मैं उसे भी कुछ न कुछ योगदान ज़रूर दूंगी और इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगी और इस समय का सदुपयोग करूंगी। जीवन का हर पल, हर क्षण, हर उम्र बहुत ज़्यादा खास होती है और उसे खुलकर जीना चाहिए। ये समय जो मुझे मिला है, इस समय को भी मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। कुछ अपने शौक़ हैं जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ, जो कि जिम्मेदारियों की वजह से पूरा नहीं कर पाई। मुझे लगता है सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सीखना चाहती हूँ, मैं निश्चित रूप से उनको भी सीखने का प्रयास करूँगी और आप सभी को भी मैं यही मैसेज दूँगी कि कभी भी कोई भी समय देर नहीं होती। यदि आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आज ही से शुरुआत कीजिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। आप सभी का प्यार, साथ, सहयोग जो पिछले 30 वर्षों में लगातार मुझे मिला है, उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। मैं आप सभी का जितना भी आभार व्यक्त करूं वो कम होगा। बस यही कहूंगी कि आप सभी इस संस्थान के साथ विकास करें, उन्नति करें, यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। मेरा साथ और सहयोग आपके लिए हमेशा है और मेरा दिल और मेरे घर के दरवाजे हमेशा आप सभी के लिए खुले हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि ना आग फेंको मेरे मुस्कुराते फूलों पर, मिलेगी ना ऐसी खुशबू किसी खजाने में, कहानी बन के जिए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। धन्यवाद। दोस्तों, इस स्पीच के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको आइडिया दूं कि आप क्या क्या कह सकते हैं। आप इसमें कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ अपने अनुभवों का जिक्र कर सकते हैं, कुछ ऐसे वाक्य जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार हों, रोचक हों, उनका भी आप जिक्र कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी इस समय माहौल थोड़ा सा गंभीर होता है, भावुक होता है, तो आप उस माहौल को हल्का बनाने के लिए कुछ रोचक किस्से जो आपने पिछले बीते कार्यकाल में महसूस किए हों, अनुभव किया हो, तो उनका भी आप इसमें जिक्र ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी स्पीच को जब आप देते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव बात करनी है, सकारात्मक बातें करनी है, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ। जब आप रिटायरमेंट की स्पीच देते हैं तब भी आपको ये ख्याल रखना है कि आपको कोई भी ऐसा कड़वा अनुभव यदि आपका रहा है तो उसका जिक्र बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोई व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति से आपका कोई विवाद हुआ है, कोई आपका कर्मचारी है, तो उसका भी जिक्र आज के दिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पॉजिटिव बातें ही करनी है, अच्छी बातें करनी है और कोशिश ये करनी है कि आपकी जो स्पीच है उसके माध्यम से आप कुछ मैसेज दें और उस संस्थान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। क्योंकि इतने लंबे अंतराल तक आपने उसमें काम किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको आभार व्यक्त करना चाहिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो आपकी स्पीच में वो सारी चीज़ें बिल्कुल शामिल होनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा और जब आप रिटायरमेंट की स्पीच देंगे तो मेरे वीडियो में जो भी टिप्स मैंने आपको दी है वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और आप एक अच्छी स्पीच दे पाएंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में आपको गाइड कर पाऊँ, आपको हौसला दे पाऊँ कि आप स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएँ। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति में ये जज्बा हो, ये हौसला हो कि वो स्टेज पर निडर होकर अपनी बात को कह सके और एक बहुत अच्छा वक्ता बन सके। यदि आप भी किसी विषय पर स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस विषय पर मैं आपकी मदद करूं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे विषय दिया था और उन्हें स्क्रिप्ट चाहिए थी। कुछ लोगों को तो मैं स्क्रिप्ट दे पाई, लेकिन कुछ लोगों को समय अभाव के कारण स्क्रिप्ट नहीं दे पाई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको किसी विषय पर स्क्रिप्ट चाहिए तो आप मुझे समय से थोड़ा पहले बताएं, क्योंकि 1-2 दिन का समय तो मुझे भी चाहिए आपको स्क्रिप्ट देने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समय पर स्क्रिप्ट उपलब्ध करा पाऊँ और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को देखने वाले जो 90% लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो मेरे हौसले को बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे खुशी होगी और मुझे ये लगेगा कि मैं बिल्कुल सही राह पर चल रही हूँ।
तो चलिए दोस्तों, अगले किसी नए विषय के साथ अगले किसी नए वीडियो में आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।